चलिए दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2025। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन, अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन है मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंडोनेशिया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। चलिए अब इस संस्करण के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह अभ्यास 10वां संस्करण है। हिमाचल प्रदेश के बकलो विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। यह 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास 3 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 12 दिसंबर तक चलेगा। चलिए अब आगे आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति में कमी के कारण आरबीआई ने रेपो दर घटाकर कितना % कर दिया? 5.25, 5.15, 5.5, 5.5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, 5.25। चलिए अभी मुद्रास्फीति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुद्रास्फीति के 2.2 पर आने और दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी 8% पर पहुंचने के साथ एमपीसी ने तटस्थ रुख अपनाते हुए रेपो दर को 25 आधार अंक से घटाकर 5.25 कर दिया, जो एक गोल्डीलॉक्स चरण का संकेत है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी 7.3% और सीपीआई 2% रहने का अनुमान लगाया है। फरवरी से खुदरा मुद्रास्फीति 4% से नीचे है। आरबीआई ने कीमतों में गिरावट के बीच तरलता बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये का ओएमओ खरीदारी और $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रुपये की अदला बदली की योजना बनाई है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पाकिस्तान के पहले रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? असीम मुनीर, महफूज खान, अकरम हुसैन, अफजल हुसैन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असीम मुनीर। चलिए अब राष्ट्रपति जरदारी ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए पाकिस्तान के पहले सीडीएफ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। यह पद 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एकीकृत कमान और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में तीव्रता से निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। आधिकारिक मंजूरी से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा सारांश भेजा गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 दिसंबर। चलिए जान लेते हैं कुछ। भीमराव अम्बेडकर एक प्रमुख अर्थशास्त्री, न्यायविद और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की और भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने मूक नायक अखबार और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और दलितों के सामूहिक धर्मांतरण का नेतृत्व किया। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने कोयला संबंध में 5 से 7% बांस बायोमास के उपयोग को अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। राज्य ने उत्सर्जन में कमी लाने और ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए 2025 बांस उद्योग नीति के अंतर्गत सभी ताप विद्युत संयंत्रों को 5 से 7% बांस बायोमास चारकोल का सह प्रज्वलन करने का आदेश दिया। बांस के बाजार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2025 से 30 के लिए
1534 करोड़ की योजना और 20 वर्ष में 11,797 करोड़ की प्रोत्साहन द्वारा समर्थित 5 को तेज़ी से बढ़ते हरित सोने के रूप में देखा जा रहा है, जो कार्बन मुक्ति में सहायक और राष्ट्रीय सह प्रज्वलन लक्ष्यों के साथ संरेखित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी को वैश्विक शीर्ष 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप सितारा में स्थान मिला है? इसका ऑप्शन हो जाएगा NTPC, BPCL, HAL, भेल। दोस्तों 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BPCL। चलिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ICC और माइंड द ब्रिज के शीर्ष 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप में शामिल किया गया। यह 2025 की रैंकिंग में मान्यता प्राप्त एकमात्र भारतीय कंपनी है। BPCL के सतत ऊर्जा और खुशहाली नवाचार संस्कृति के प्रयास के लिए दर्शाती है। चलिए आगे आते हैं। कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने सभी समुदाय के बीच संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया। इससे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया। यह सर्वेक्षण OBC, SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार के विभिन्न अवसर की योजना कार्यान्वयन को लक्ष्य रखता है। यह राज्य में इन समुदायों के लिए रोजगार और राजनीतिक अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। प्रधानमंत्री ने लोगों को रण उत्सव का अनुभव कराने के लिए आमंत्रित किया, जो मार्च 2025। दोस्तों यहाँ स्प्रिंट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रण उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसे गुजरात पर्यटन द्वारा भारत के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तान कच्छ के महान रण में आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव कच्छ की समृद्ध संस्कृति और कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करता है, जो भारत और विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कच्छ का रण भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ एक विशाल नमक का दलदल है, जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ जिले में और कुछ भाग पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी आती है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर। दोस्तों दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए क्लाइमेट मिशन किस शहर ने शुरू किया? रुड़की उत्तराखंड, जैसलमेर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर में भी इंदौर की गिनती आती है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए, इंदौर नगर निगम ने इंदौर को दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए इंदौर क्लाइमेट मिशन शुरू किया है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रहेगी। हाल ही में किस संगठन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जैसे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, NESTS। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स और अमेजन ने 50 एकलव्य मॉडल विश्वविद्यालयों के अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तीसरे चरण की शुरुआत की। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा स्कूलों में लागू किया गया। यह लक्ष्य ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसी उन्नत तकनीकों की प्रशिक्षण देना था।
कक्षा 6 से 9 के छात्रों ने कंप्यूटर विज्ञान की मूल बातें सीखी, जबकि कक्षा 10 के छात्रों ने परियोजना आधारित वर्चुअल सत्रों में भाग लिया। उद्देश्य आधुनिक तकनीकी साक्षरता के माध्यम से आदिवासी छात्रों को स्टेम करियर के लिए तैयार करना। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनर्जीवन के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है योंगसांग नदी, हान नदी, बुकहान नदी, ग्योम नदी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हान नदी। तेलंगाना सरकार मूसी नदी के किनारों को व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित करना चाहती है, जो दक्षिण कोरिया की महान हान गंगा परियोजना से प्रेरित है। हान नदी दक्षिण कोरिया की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो सियोल से होकर बहती है। यह नदी पूर्वी दक्षिण कोरिया की नामहान और बुकहान नदी से निकलती है। चलिए दोस्तों, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि आगे भी हमको ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।